हाय लवासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 20 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल डिस्कस करने के पहले कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। ये लॉकडाउन का सिंबल है और लॉकडाउन के अंदर रहने वाले लोग हैं। और जैसे ही लॉकडाउन आज की डेट में लॉकडाउन कुछ न कुछ रिलीज़ किया जा रहा है, कुछ न कुछ खोला जा रहा है। तो ये कोरोना वायरस की जीभ लपलपाई कि अब एक बार बंदे बाहर तो आओ, देखते हैं उनको। राइट, लिटिल बिट फनी है। अगला कार्टून देख लेते हैं। अगले कार्टून में बात की जाती है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इस समय रिसेशन के दौर में चल रही है, लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी एक जेंट इकोनॉमी के रूप में बाहर निकल करके आई है। और अदर कंपनीज़ के जिनके शेयर गिरते जा रहे हैं वो चाइनीज़ इकोनॉमीज़ के जो पर्सन है, जो सेंट्रल बैंक है, वो उनके शेयर को परचेज कर ले रही है। तो राइट, लॉकडाउन के इशू में यही बात की जाती है कि ये अदर कंट्रीज़ हैं जिनकी जिनकी इकोनॉमी रिसेशन में है, और ये है चाइनीज़ इकोनॉमी। और ये चाइनीज़ इकोनॉमी की निगाहें इसके ऊपर हैं कि अब हम इनके शेयर को परचेस कर लेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस कर रहे हैं। आज द हिंदू में बहुत अच्छे आर्टिकल नहीं हैं। ये भी थोड़ा सा कम्युनल आर्टिकल है। ये रिगार्डिंग बात करते हैं कि हमें किसी कॉम्ब को या किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के रिगार्डिंग वही तबलीगी जमात वगैरह के केस को लेकर के है। और इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल रहेगा वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर रिलीज होते हैं, ये उनके बारे में बात की जाती है। ये एडिटोरियल पढ़ने वाले लोग राइटर को मैसेज लिखते हैं कि इस तारीख को आपने एडिटोरियल लिखा था, वो इसमें ये अच्छा था, वो बुरा था। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक एनजाइटी से लड़ने के लिए लोग कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को कैसे फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये सारे आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की डेट पे हमारे पास जो आर्टिकल डिस्कस करने के लिए है वो पहला आर्टिकल ये वाला है। इसमें बात की जाती है कि एक वैक्सीन जो इनविजिबल है, मीन यूजुअली एक लैब में वो वैक्सीन डेवलप नहीं की जा सकती है। इस आर्टिकल में उस वैक्सीन की बात की जाती है। आखिर वो वैक्सीन है क्या? राइटर कहते हैं कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सजेस्ट किया कि हमारे पास जो इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन। मीन हाइजीन, खुद को हाइजीनिक रखना और लॉकडाउन में रहना, ये सबसे अच्छा तरीका है इस समय पेंडेमिक को रोकने का। राइटर इसको सोशल वैक्सीन नाम देते हैं कि सोसाइटी खुद जब कॉन्शियसली अवेयर होकर के खुद का बचाव अगर करने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे और अगर मास्क का यूज़ करने लगे, तो इस प्रकार का अप्रोच खुद को वायरस से बचाना ही ये सोशल डिस्टेंसिंग, इसे सोशल वैक्सीन का नाम दे रहे हैं। राइटर इसको क्या कह रहे हैं, ये सोशल वैक्सीन है। राइटर यहाँ पर दो बीमारियों को एक साथ लेके चल रहे हैं। राइटर कहते क्या है कि 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक जब लॉकडाउन होता है तो मरने वालों की संख्या 330 पहुंच जाती है और अप्रॉक्सीमेट 20 टाइम्स 20 गुना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ जाती है। करीब 446 लोग रहते हैं जब लॉकडाउन इशू किया जाता है और 14 अप्रैल में अप्रॉक्सीमेट 10,000 क्रॉस कर जाते हैं। 10,000 क्रॉस किया हुआ है, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन है। तो राइटर यहाँ पर उसी सोशल वैक्सीन का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि ये जो नंबर हमें दिख रहा है अभी राइट नाउ, ये जो नंबर हमें दिख रहा है इसे और भी ज़्यादा कर्टल किया जा सकता था, और भी अच्छे से इसे कर्टल किया जा सकता था अगर हम इस सोशल वैक्सीन का पालन ठीक से करते तो। राइटर फिर आगे कहते क्या हैं कि जब तक हमारे पास ये वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है, जब तक इस प्रॉपर किसी लैब में या किसी रिसर्चर के द्वारा प्रॉपर मेडिसिन नहीं डेवलप हो जाती है, तब तक हमें इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। राइडर फिर तुलना करते हैं HIV एड्स की और इस कोरोना वायरस की। दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है, दोनों का ही एक लंबे समय तक इलाज संभव नहीं हो पाया था। जब किसी को HIV एड्स हो जाया करता था तो उस टाइम में भी यही मान्यता हुआ करती थी कि अब तो ये मर गया, और इसका भी इलाज एक लंबे समय तक अवेलेबल नहीं था, इवन आज भी अवेलेबल नहीं है। राइडर कहते क्या है कि जब किसी भी पेंडेमिक का अगर हमें इलाज अवेलेबल ना हो तो उससे बचाव ही हमारा सबसे बड़ा इलाज होता है। राइटर के अकॉर्डिंग 1920 में सबसे पहले HIV जैसी बीमारी का जन्म होता है, लेकिन वो जूनोसिस है, बट ह्यूमन में हमें 1980 के आसपास देखने को मिलता है। युगांडा में 1981 में पहला केस देखने को मिलता है जहां बंदर से जंप होकर के एक ह्यूमन के अंदर आता है। तो 1981 से लेकर के 1985 तक युगांडा में
इवन जिस प्रकार से कोरोना वायरस आज आज के लिए डेथ का नोटिस बना हुआ है कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया तो वो मर ही जाएगा, उसी तरह से युगांडा में भी था कि HIV एड्स अगर किसी को हो गया तो वो मर जाएगा। तो HIV एड्स वगैरह के लिए क्या बचाव करना था हमें, बट वहाँ की जो कैथोलिक चर्च थी वो बोले कि नहीं, हमें ये सेफ्टी मेजर्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंटर कोर्स वगैरह के टाइम में इस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग तब तक नहीं मानते हैं जब तक वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस लोग मरने नहीं लग जाते हैं। युगांडा में होता क्या है कि यूजुअली जब आप इंटरकोर्स करते हो तो HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए यूजुअली कंडोम या इस तरह की प्रिकॉशनरी चीज़ें को प्रयोग करना होता है, लेकिन कैथोलिक चर्च के लोगों ने बोला कि नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। 1981 में पहला केस आता है और 1985 तक एक बड़ी आबादी जब मरने लग जाती है तो उसके बाद लोग सेफ्टी मेजर्स लेना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लोग ले नहीं रहे थे। तो सेम सिमिलर केस राइटर यहाँ कोरोना वायरस के रिगार्डिंग की बात करते हैं, कहते हैं कोरोना वायरस में आज भी केस वही है कि लोग अपने रिलीजन, अपनी फ्रीडम और अपनी खुद के ईगो को लेकर के ये मास्क को और ये हाइजीन को और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो लोग तब तक नहीं पालन करेंगे इसका जब तक कुछ लोग इसे मरने नहीं लग जाते। कह रहे प्रॉपर इसका इलाज आने में भी समय लगेगा। जब जिस तरह से HIV के इलाज 1981 में पहला केस आया था तो प्रॉपर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट 1985 से स्टार्ट होता है, मीन 4-5 साल लग जाते हैं। तो उसी तरह से कोरोना वायरस के इलाज में भी 4-5 साल का समय लग सकता है, मे भी उससे ज़्यादा का समय लग जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन तब तक हमें इस सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने HIV को कंटेन किया हुआ है कि अभी आज भी उसका इलाज संभव नहीं है, बट स्टिल इससे मरने वाले लोगों की संख्या आज बहुत कम है, उसी प्रकार से कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। हमें इस प्रकार के सोशल वैक्सीन का पालन करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। वेरी सिमिलर आर्टिकल इसमें भी है, इसमें भी बात उसी HIV से ही कंपेयर करते हैं। इसको बताते क्या है कि जिस प्रकार से टेस्टिंग आज की डेट में कोरोना वायरस से लोग बच क्यों रहे हैं, लोग टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कोरोना वायरस हो गया है या कोरोना वायरस के सिम्टम है तो एक सोशल फोबिया है कि पूरी फैमिली को लोग बाइकआउट कर दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसे केसेस से लोग बचना चाह रहे हैं। और राइटर कहते हैं कि दिल्ली में और अदर स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में नंबर ऑफ टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, जहाँ पे नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ी है वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, और जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कम है वहाँ पर टेस्टिंग कम हुई है। तो राइटर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से HIV का जब ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया था उस टाइम लोग खुद जाते थे, अपना चेकअप करवाते थे और ट्रीटमेंट लेते थे। तो उसी तरह से जब तक कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट नहीं आ जाता है, पूरा इलाज नहीं आ जाता, तब तक लोग हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं जाएंगे जब तक कि केस सीवियर ना हो जाए। ठीक, तो इससे बचने की सलाह देते हैं और ये सलाह देते हैं कि हमें समय रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास थर्ड आर्टिकल है IMF के क्या कर रहा है, IMF गेस कर रहा है कि की वर्ल्ड की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार से वर्क करेगी। लेकिन IMF का जो भी गेस है, जो भी अनुमान है, वो डे बाय डे बदल रहा है कि जनवरी में उन्होंने कुछ और अनुमान लगाया था, अभी कुछ और अनुमान है। जनवरी में उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी इवन 3% घटेगी, सॉरी 1.9% घटेगी, लेकिन अभी राइट नाउ क्या कह रहे हैं कि 3% और कंप्रेस हो जाएगी वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। और इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो 1.8% बता रहे हैं। इससे पहले बता रहे थे कि 3%, 3.5% के आसपास जनवरी में बता रहे थे, अभी 1.9%, 1.8% बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि IMF जो बराबर डेटा रिलीज किया जा रहा है, कह रहा है सब कुछ ये इस इन्फेक्शन पर, इस पेंडेमिक पर डिपेंड करता है कि लोग इसे कर्टन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। जैसा कि हमने देखा था, हम ये 3 आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस के कुछ अच्छे आर्टिकल हैं, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक मेडिसिन के बारे में बात की जाती है, रेमडेसिविर, जो कि USA की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। वो इसे एक कोरोना वायरस के इलाज के रूप में प्रस्तुत कर रही है, ऑफर कर रही है। अब इस पे रिसर्चरों ने दावा भी किया है कि ठीक है, ये करती क्या है कि जो एंजाइम है
कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को होता है तो किसी ह्यूमन सेल में किसी होस्ट सेल के अंदर जब वो घुसता है, जब वो प्रवेश कर जाता है, अटैक करता है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम की सहायता लेता है। वो खुद को पहले अटैक करने के लिए दो प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, एक स्पाइक प्रोटीन और एक एनवेलप प्रोटीन। एक बार जब अटैक हो गया तो खुद को रेप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम का भी RT-TDR करके प्रयोग होता है। एक एंजाइम है, उसका प्रयोग करता है ये कोरोना वायरस। तो ये मेडिसिन रेमडेसिविर मेडिसिन करती क्या है कि उसी एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगी, मेन इन्फेक्शन को फैलने से उसको रेप्लिकेट नहीं होने देगी। अब ये वाली मेडिसिन कब काम आ सकती है? इससे पहले वाली मेडिसिन क्या था कि हम अटैक होने ही नहीं देंगे, मीन पर्सन को बीमारी नहीं होने देंगे। और अभी क्या कर रहे हैं कि अगर पर्सन बीमार हो भी गया है तो उसके केस को और सीवियर हम नहीं होने देंगे इस वाली मेडिसिन के थ्रू। इस वाली मेडिसिन में 68 लोगों का टेस्ट हुआ था। 68 लोगों में से 50% लोग प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हैं, उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। लेकिन जैसे ही 200 मिलीग्राम अगर 3 दिन तक दिया जाता है, उसके बाद 100 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के टैबलेट्स उन्हें 10 दिन तक दिए जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हैं। उसमें से 30% लोग तो ऐसे हैं कि वो पूरी तरह से वेंटिलेटर से भी हट गए और किसी प्रकार के ट्रैकिंग की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी रेमडेसिविर इस मेडिसिन को डिफरेंट कंट्रीज़ को रेटिफाई करना जरूरी है। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिया में ICMR का कहना क्या है कि अभी मुझे ये देखना है कि WHO जो इस मेडिसिन की जो जांच कर रहा है, इसका प्रॉपर आउटकम क्या आता है। एक बार अगर हमें आउटकम पूरा डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हम इस मेडिसिन को अपने यहाँ भी हम मैन्युफैक्चर करने लगेंगे। इतनी कैपेबिलिटी हमारे यहाँ भी है। तो ये वाला आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला आर्टिकल हमारे पास है कि हाउ पूल टेस्टिंग। अब ये पूल टेस्टिंग होती क्या है? पूल टेस्टिंग यूजुअली इसमें कोरोना वायरस की टेस्टिंग हम RT-PCR टेक्निक से कर रहे हैं। RT-PCR टेक्निक होती क्या है कि पहले हम एक सैंपल लेते हैं, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, फिर प्रॉपर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा फिर हम जांच करते हैं। उसमें हमें समय भी लगता है। लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन की अगर हमें जांच की जाए तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन पूल टेस्टिंग में क्या हो रहा है? पूल टेस्टिंग सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? यूपी में स्टार्ट हुआ है। पूल टेस्टिंग कहाँ पर पॉसिबल है, कहाँ पर किया जा सकता है? जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस 5% से कम हो, मीन वहाँ की पॉपुलेशन की 5% से अगर कम इन्फेक्टेड लोग हैं, तभी हम ये पूल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब पूल टेस्टिंग करते कैसे हैं? पूल टेस्टिंग में हम 5 से 10 लोगों का, 20 लोगों का, मीन एक पुल में जितने लोगों की टेस्टिंग हमें करनी होती है, 15 लोग का, 20 लोग का, 25 लोग का, तो उनका सैंपल हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं और हम सीधा उसी की टेस्टिंग कर लेते हैं। यदि उसमें नेगेटिव पाया जाता है तो वो 20 के 20 लोग मीन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं पाए जाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे। मीन पूल टेस्टिंग में होगा क्या कि एक साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर नंबर ऑफ केसेस कम है। अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं तो वहां पर ये पूल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर क्या होगा कि यदि कंटेनर में जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या करना होगा? तो मीन जितने लोगों का उसमें सैंपल था, इंडिविजुअल उनकी टेस्टिंग होगी और ये पता किया जाएगा कि कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से ये पूल टेस्टिंग हमारी पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, ये तो पूल टेस्टिंग हो गई। पूल टेस्टिंग सबसे पहले यूपी में स्टार्ट हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूल टेस्टिंग में करते क्या है कि मल्टीपल सैंपल को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग में नेगेटिव या पॉजिटिव के अनुसार आगे का हम डिसीजन लेते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वायरस एंड वन पार्टी स्टेट। यहाँ पर डेमोक्रेसी और वन पार्टी स्टेट की बात की जाती है। राइटर कहते क्या है कि इस समय चाइना, जो कि वुहान वायरस इसे बोला जाता है, चाइना से ये वायरस फैला जरूर है। चाइना अपने नंबर ऑफ केसेस को दबा रहा है, अपने इंफॉर्मेशन को फ्लो नहीं होने दे रहा और अपना गुडविल अदर कंट्रीज को दिखा रहा कि देखो हमने इस पेंडेमिक को किस तरह से कंटेन किया हुआ है, और अदर डिफरेंट कंट्रीज को मदद भी पहुंचा रहा है। राइटर कहते हैं कि इंडिया को भी मदद मिली है, नो डाउट इंडिया को मदद मिली है, USA को भी मदद मिली है, फ्रांस को भी मदद मिली है, और लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि उनके मदद की क्वालिटी क्या थी, कि उनके मेडिसिन या उनके प्रोडक्ट कैसे थे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और आगे बात क्या की जाती है
कि नवंबर में पहला केस देखने को मिल जाता है। अगर चाइना ने ये गलती ना की होती, इस वायरस को अगर दबाने की कोशिश, इस इंफॉर्मेशन को दबाने की कोशिश ना की होती, या वहां पर इस प्रकार की डेमोक्रेसी रही होती जिस प्रकार की डेमोक्रेसी फ्रांस में, यूएसए में, इंडिया में, साउथ कोरिया में, जापान में है, कि अगर कोई केस होता है तो मीडिया पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इस प्रकार की डेमोक्रेसी चाइना में अगर एग्जिस्ट करती तो ये पेंडेमिक आज पेंडेमिक रहता ही नहीं, ये केवल इंडेमिक बन के रह जाता, केवल एक रीजन में फैल करके रह जाता। लेकिन चूंकि वहां पर वन पार्टी का शासन है, वन पार्टी रूल करती है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार इस वायरस को दबाए रखा और दुनिया को बहुत कम समय मिला इस पैंडेमिक के रिगार्डिंग अपने खुद का बचाव करने के लिए, तैयारी करने का बहुत कम समय मिलता है। राइटर आगे कहते हैं कि चाइना को जब ये महसूस हो जाता है कि अब वो इस पेंडेमिक को दबा नहीं सकते हैं, अब तो इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाएगी, तो उसके बाद उन्होंने इसके डीएनए की सीक्वेंसिंग को डब्ल्यूएचओ को सौंप दिया। और फिर डब्ल्यूएचओ बोलता है कि ये पेंडेमिक है। कहते ये तो वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें औरों की भी तो चिंता करनी चाहिए थी। इसलिए रेडिट हैक क्रिटिसाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा जरूरी है पेंडेमिक से डील करने के लिए, ना कि वन पार्टी का शासन। दोनों में से डेमोक्रेसी ज़्यादा जरूरी है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास अगला आर्टिकल है, रीसेटलिंग बैलेंसेस की बात की जाती है। यहाँ पर एफडीआई की बात की जा रही है कि चाइना 1990 में डब्ल्यूटीओ का मेंबरशिप लेता है। उस समय चाइनीज इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं थी और चाइना के जो सस्ते प्रोडक्ट थे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर के आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय तक 15 से 20 सालों में चाइना ने खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया हुआ है और एक बड़ा प्रोडक्ट हमारे इन्फ्लो होता गया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अभी इंडिया को दोबारा से मौका मिला है कि चाइनीज एफडीआई को हम रोक सकें और इवन वर्ल्ड ऑर्डर में अदर कंट्रीज भी मैन्युफैक्चरिंग में, इवन अगर हम जापान की बात करें तो जापान $2.2 बिलियन खर्च कर रहा है केवल चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को शिफ्ट करने के लिए। इंडिया के पास 1990 में मौका था, लेकिन वो मौका इंडिया ने गंवा दिया क्योंकि चाइना को अवसर मिल गया। चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाता है और चाइना सस्ते प्रोडक्ट को इंडिया में इनफ्लो करने लगता है। अभी राइटर कहते क्या हैं कि अभी इंडिया के पास दूसरा मौका है, दूसरा अवसर मिला है कि जो अदर कंट्रीज हैं अगर चाइना से शिफ्ट हो रही हैं तो वो इंडिया में आए और इंडिया को इस प्रकार से टैक्स पॉलिसी और इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि अदर कंट्रीज से जो भी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं चाइना से, वो अपने पैरेलल, अपने पड़ोसी, अपने नेबर में इंडिया में आ जाए। और यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा दिया जाता है कि जापान के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं और यदि हम उन्हें अट्रैक्ट करने में सफल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी उसी प्रकार से रिवाइव कर लेगी जिस प्रकार से चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। आज के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच।